आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बेटे बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मोमिन मददगार मुशर्रफ महमूद और आपको आपके अपने इल्म और अदब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप अल्लाह ताला की नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे होंगे। आप जानते हैं जो स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर की किताब कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर की न्यू किताब 2025 की, और आज हमारा मौजू है अख्तर शेरानी की नज़म ओ देश से आने वाले बता। देखिए, जो लोग मुझ जैसे आप जैसे जो अपने वतन में रहते हैं उनको अपने वतन की कदर नहीं होती। यह हकीकत है। अपने वतन की कदर उन्हीं को होती है जो अपने वतन से बाहर होते हैं, उनको अपने वतन की कदर होती है। तो बड़ी सिंपल सी बात जी, ये एक नज़म है, आप जानते हैं नज़म मरबूत होती है, एक ही बात चल रही होती है। तो शायर एक परदेसी की ख्यालात बयान कर रहे हैं कि जब एक बंदा परदेश में होता है तो उसकी अपने देश से उन्स और मोहब्बत किस तरह का होता है। शायर अख्तर शेरानी 43 साल उम्र पाई। अब देखिए, 43 साल की उम्र नहीं होती, यानी मुझसे छोटे थे। जिंदगी ने वफा ना की, जवानी में ही आपका इंतकाल हो गया। लेकिन जो आपने जवानी की उम्र में ही इतनी खूबसूरत शायरी की कि आपका नाम उर्दू अदब में एक चमका हुआ सितारा है। असल नाम था जी आपका मोहम्मद दाऊद खान। हम हालात ज़िंदगी की तरफ आते हैं। अदबी नाम है अख्तर शेरानी। अख्तर तखल्लुस करते हैं और इनको कहा जाता था शायर रूमान, जिसको आप रोमांटिक कहते हैं, यानी इश्क व मोहब्बत के शायर। आपको इनकी तमाम शायरी इश्क मजाजी में इश्क व मोहब्बत से लबरेज नजर आती है। तो इश्क व मोहब्बत की शायरी के और रोमानवी उर्दू रोमानवी शायरी का एक बहुत बड़ा नाम अख्तर शेरानी। आपके जो वालिद साहब है हाफिज महमूद शेरानी, वो भी नामवर मुहक्किक है, तहकीक निगार है। उन्होंने तहकीक को जदीद साइंसी अलूम से हम-आहंग करने में बड़ा अहम किरदार है। यानी ये बताने का आपको मतलब ये है कि बड़े बाप के बड़े बेटे, वो कहते हैं जी होनहार बरवा के चिकने चिकने पात। तो ये वो वाली बात थी। इनके वालिद भी बहुत बड़े थे, अलग बात है वो शायर नहीं थे, वो नक्काद थे और उन्होंने उर्दू तनकीद पे बहुत ज़्यादा काम किया। उनके बेटे अख्तर शेरानी, इस वक्त आप पिक्चर देख रहे हैं जी, ये है अख्तर शेरानी जिनकी आज आप नज़म पढ़ेंगे। ये अख्तर शेरानी की एक और पिक्चर है जो आप देख रहे हैं। ये हैं जी इनके वालिद महमूद शेरानी, जिनका भी जिक्र कर रहा था। अख्तर शेरानी के वालिद ये महमूद शेरानी। आप जो बेटा नज़म पढ़ेंगे ये उनकी किताब कुलियात अख्तर शेरानी से लेगी। कुलियात आप जानते हैं, यानी जब एक शायर की तमाम किताबें इकट्ठी एक ही किताब में जमा कर दी जाए उसको कुलियात कहते हैं। तो ये कुलियात शेरानी से ली गई गज़ल है, सॉरी नज़म है। ठीक है जी, तो वापस आते हैं कंटेंट की तरफ। तो अभी आपको बताया कि आपके वालिद हाफिज शेरानी नामवर मुहक्किक हैं, अदीब हैं। बल्कि आपको दिलचस्प बात बताऊं, अख्तर शेरानी की एक नज़म है, बस्ती की लड़कियों में बदनाम हो रहा हूँ। बस्ती की लड़कियों में बदनाम हो रहा हूँ। अब क्योंकि वो महमूद शेरानी हैं, उनके वालिद हाफिज महमूद शेरानी हैं और ये खुद अख्तर शेरानी है। तो इनके वालिद किसी महफिल में गए तो वहाँ किसी ने इनके वालिद से कहा कि हजूर, हमें आपकी एक नज़म बड़ी पसंद आई है। हालांकि वो तो शायर थे ही नहीं। तो उन्होंने वैसे ही पूछा, आपको मेरी कौन सी नज़म पसंद आई? तो उन्होंने कहा जी आपकी जो खूबसूरत नज़म है ना, बस्ती की लड़कियों में बदनाम हो रहा हूँ। तो अख्तर शेरानी ने जवाब दिया, जी वो मेरी नज़म नहीं है, वो मेरे बेटे, मेरे नालायक बेटे अख्तर शेरानी की नज़म है। वो तो महज बदनाम हो रहा है, लेकिन उसके करतूतों की वजह से मैं रुसवा हो रहा हूँ। ये उनके वालिद के अल्फाज थे। बाप बाप होता है, लेकिन खैर ये तो एक मजाक की बात थी, सच्चा वाकया है। लेकिन ये हकीकत है कि अख्तर शेरानी एक बड़ा नाम है, रोमानवी शायरी का एक बहुत बड़ा नाम अख्तर शेरानी, और उनके वालिद एक उर्दू के नामवर मुहक्किक।
पैदाइश होती है आपकी टोनक जो राजपूताना में है। इब्तदाई सानवी तालीम आपने इब्तदाई तालीम तो राजपूताना में ही हासिल की और फिर सानवी तालीम यानी मैट्रिक के लिए अपने वालिद के पास लाहौर आ गए, क्योंकि आपके वालिद साहब लाहौर थे। लाहौर में ही ओरिएंटल कॉलेज से आपने मुंशी फाजल का इम्तहान पास किया। अगले साल 1921 में मुंशी फाजल का और अगले ही साल 1922 में आपने अदीब फाजल का इम्तहान पास किया। आपकी किताब में लिखा हुआ है कि वो बावजूद तालीम जारी ना रख सके। हकीकत यह है कि वो पास नहीं हो सके, यानी उनका तालीम में दिल नहीं लगा, बावजूद कोशिश के बार बार पास ना हो सके, तो यूं तालीम का सिलसिला डिसकंटिन्यू हो गया। लेकिन आपकी किताब में लिखा हुआ है तालीम जारी ना रख सके। तो रस्मी तालीम में तो नाकाम रहे, लेकिन वैसे ही उन्होंने अंग्रेजी अदब का मुतालिया जारी रखा अपने तौर पर। शुरू से ही मजमून निगारी का आगाज़ किया, उर्दू शायरी शुरू से ही उन्होंने शुरू कर दी। मुख्तलिफ रसाइल में, जराइद में आपका कलाम शाया होता रहा। बाज़ रिसालों के आप मुदीर भी रहे, यानी एडिटर भी रहे। आपने 1928 में खुद भी एक रिसाला निकाला माहनामा बहारिस्तान के नाम से, नहीं चल सका, फ्लॉप हो गया। फिर 2 साल बाद 1930 में आपने एक और माहनामा निकाला ख्यालिस्तान के नाम से, वो भी ना चल सका माली मुश्किलात की वजह से। फिर 5 साल बाद आपने फिर कोशिश की, 1935 में एक और रिसाला निकाला रोमान के नाम से, लेकिन उसका भी अंजाम सेम हुआ, वो भी नहीं चल सका। तो यूं रिसाले आप मुसलसल निकालते रहे, लेकिन कोई कामयाब नहीं हो सके। क्योंकि देखिए, अब शायर तो अच्छे थे, लेकिन एक रिसाला चलाने के लिए आपको अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी होना चाहिए और आपके पास अच्छे पैसे फाइनेंस भी होना चाहिए। इनको माली मुश्किलात भी थी और इंतज़ामी सलाहियतें भी कोई बेहतर नहीं थी। सो रिसाले तो कामयाब ना हुए, लेकिन शायर बहुत अच्छे थे। शायरी में उनकी धूम हुई। उर्दू के नामवर शुरा में आपका शुमार होता है। वालिद की जब रिटायरमेंट हुई, मुलाजिम सब दोष हुए, तो वो टोनक वापस चले गए। तो क्योंकि आपके वालिद वापस चले गए थे, तो आपको भी अपने वालिद के साथ वापस जाना पड़ा। लेकिन जब दूसरी जंग अजीम होती है, तो उसके बाद फिर आप फिर दोबारा लाहौर आ जाते हैं वापस, और उसके बाद मुस्तकिल तौर पर लाहौर में रहते हैं। अख्तर शरानी के असलूब की बात की जाए, यानी कहने के अंदाज, तो वो उर्दू नज़म गज़ल दोनों में उनका मुनफरिद असलूब है। उनके मौज़ूआत की बात की जाए तो मज़ाहिर फ़ितरत की बात करते हैं, फ़ितरत की खूबसूरती बयान करते हैं। रोमान, जो आपको बताया, रोमानवी शायरी है, उनकी वतन से मोहब्बत, मनाज़िर फ़ितरत का बयान नज़र आता है। आपका जो समाजी शऊर है और बसीरत है, वो दूसरे शायरों से ज़रा मुख्तलिफ है। उसकी वजह यह है कि आपके वालिद नक्काद थे, और आपको बताया बहुत बड़े नक्काद थे। तो घर से ही आपको इस तरह का एक इल्मी अदबी माहौल मिला कि आपकी बसीरत बाकियों से मुख्तलिफ है। यही वजह है कि आपकी शायरी के मुहर्रकात, यानी उसके पीछे जो रीज़न्स होती हैं कि जब इंसान शायरी करता है, वो मुख्तलिफ है। तो आपके मौज़ूआत भी मुख्तलिफ है। आप मोहब्बत की बात करते हैं, मनाज़िर कुदरत की बात करते हैं, मज़ाहिर फ़ितरत की बात करते हैं, रोमान की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं। आपके लहजे में एक शोखी है, एक सरजोशी है, और एक बड़ी पुरसकून सी कैफियत में आपकी शायरी में नज़र आती है। ज़बान में सलासत है, यानी रवानी है, मौसीकियत है। आपकी नज़में, आपकी गज़लें, आपका कलाम पढ़ें तो इंसान को यूं लगता है कि वो गुनगुना रहा है। आपके शेरी मजमूओं की बात करें तो नगमा-ए हरम के नाम से शेरी मजमूआ शाया हुआ, शेरिस्तान के नाम से, लाला-ए तूर के नाम से, सुबह अख्तर के नाम से, अख्तरिस्तान के नाम से, और तयूर आवारा के नाम से। लेकिन फिर जिस तरह मैंने आपको बताया कि तमाम किताबें एक ही किताब में इकट्ठी शाया कर दी गई, कुलियात अख्तर शरानी के नाम से। आपने चंद ड्रामे भी लिखे, जिनमें ज़हाक एक ज़्यादा मशहूर ड्रामा है। ठीक है जी, ये तो अख्तर शरानी का तारुफ हुआ। अब आते हैं इस नज़म की तारुफ की तरफ जो हमने आज पढ़ना है। तो इस नज़म में शायर ने वतन से दूरी को बड़े ही मौसर और अंदाज से पेश किया है। नज़म का हर शेर वतन की याद में डूबा हुआ है, जिसमें शायर अपने वतन के हालात दरियाफ्त कर रहा है। यानी गोया शायर खुद परदेसी है, वतन से बाहर है, और उसके वतन से जो आ रहा है उससे अपने वतन के हालात पूछ रहा है। तो ये नज़म गुर्बत से मतलब गरीब नहीं, गुर्बत यानी वतन से दूर होना, उसको भी गुर्बत कहते हैं। तो ये गुर्बत और हिजरत के अलमिये को उजागर करती है।
जब पाकिस्तान बना, हिजरत हुई, तो बहुत से लोगों को वतन छोड़ना पड़ा। यहाँ से हिंदू वतन छोड़ के पाकिस्तान में जो रहते थे इस इलाके में, वो वतन छोड़ के हिंदुस्तान चले गए। हिंदुस्तान में जो मुसलमान सदियों से आबाद थे वो छोड़ के पाकिस्तान आ गए। तो ये इसके अंदर आपको नजर आता है। लेकिन बहरहाल वतन के जज्बात को इंतहाई दर्दनाक और खूबसूरत अंदाज में बयान किया गया। डियर स्टूडेंट, इस नज़म के वाले से एक और बात समझ लीजिए कि नज़म की हैयत क्या है। हैयत कहते हैं बनावट को। तो ये क्या है? ये तरजीही बंद नज़म है। फिर सुन लीजिए, तरजीही बंद नज़म। तरजीह बंद क्या होती है? कि ऐसी नज़म जिसके बंद के आखिरी मिसरा बार बार दोहराए, यानी नज़म में बंद हो, मुख्तलिफ बंद हो, और उस बंद का जो आखिरी मिसरा है बार बार दोहराया जाए, उसको कहते हैं तरजीह बंद। ठीक है जी। तो इसमें बंद में 4 मिसरे हैं और 4 को मुरब्बा कहते हैं, जिसको इंग्लिश में आप स्क्वायर कहते हैं, उर्दू में मुरब्बा कहते हैं। तो 4 मिसरों पे है, लिहाजा इसको कहेंगे मुरब्बा तरजीह बंद नज़म। लेकिन अगर नज़म में 3 मिसरे हो तो उसको हम कहेंगे मुसल्लस तरजीह बंद। मगर ये जो आप नज़म पढ़ रहे हैं ये मुरब्बा तरजीह बंद नज़म है। ये जो आखिरी शेर दोहराने वाली बात है, ऐसा क्यों किया जाता है? ये तरन्नुम के लिए, ताकि तरन्नुम की कैफियत पैदा हो, ताकीद की कैफियत पैदा हो, और एहसास की शिद्दत को बढ़ाने के लिए नज़म बयान की जाती है। तो ये जो आप नज़म पढ़ेंगे वो देश से आने वाले बता, ये उन्हीं नज़मों में से एक नज़म है जो कुलियात अख्तर शरानी से ली गई है। ठीक है जी। तो इस नज़म और शायर के तारुफ के बाद अब हम आते हैं बाकायदा नज़म की तरफ। पहला शेर, ओ देश से आने वाले बता, किस हाल में है याराने वतन, आवाराए गुर्बत को भी सुना, किस रंग में है कनआने वतन, वो बाग़े वतन फिर दोसे वतन, वो सिरो वतन रिहाने वतन, ओ देश से आने वाले बता। अल्फाज देख लें। देश अपने वतन को कहते हैं, देश को कहते हैं। गुर्बत वतन से दूर होना, यानी परदेश में ना, उसको गुर्बत कहते हैं। ठीक है जी। तो देश से आने से हाल पूछा जा रहा है। किन आने वतन, किनान फ़लस्तीन का कदीम नाम, जो फ़लस्तीन है जहाँ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम रिहाइश पजीर थे। और आप जानते हैं आपके एक बेटे हज़रत यूसुफ और बाकी उनके सौतेले भाई थे। सौतेले भाई ले गया, आपको कुएं में फेंक दिया और आके अपने वालिद हज़रत याकूब को बताया कि वो भेड़िया खा गया। वहाँ से कोई काफिला गुजरा, उसने हज़रत यूसुफ को निकाला और गुलाम बनाकर बेच दिया मिस्र के बाजारों में। ठीक है। तो वो नहीं परदेसी हो गए, हज़रत यूसुफ अस्सलाम परदेसी हो गए। तो ये उस तरफ इशारा है कनाने वतन, यानी परदेसी होने की तरफ। इसको आप तलमी कहेंगे। तलमी क्या होता है? किसी तारीखी वाक़े की तरफ इशारा, यानी वो अपने वतन से दूर हो गए। तो ये कनाने वतन उस मायनों में इस्तेमाल हुआ। फिरदौस जन्नत को कहते हैं। यहाँ इसका मतलब है खूबसूरत। तो अपने वतन को जन्नत की मानद खूबसूरत करार दे रहे हैं। सिर्रु एक दरख्त होता है, सीधा और खासा लंबा। आप जिस तरह आप समझ लें ग्रास होती है, लेकिन ज़रा बहुत ऊंचा होता है। ठीक है। यानी इसके अंदर इंसान खड़ा नज़र नहीं आता, ऊंचे कद का ये होता है सिर्रु। तो वो लिखा हुआ है सिर्रु वतन, यानी वतन का सब्जा, आप यूं कह लें। रिहान एक पौधा है जिसमें खुशबू आती है, खुशबूदार पौधा। तो रिहाने वतन, वतन की खुशबू। ठीक है जी। तो आप समझ गए होंगे मुश्किल अल्फाज। तो देखिए फिर शेर का मफहूम क्या बना कि वतन की मोहब्बत और उसकी फितरी खूबसूरतियों की शिद्दत से याद, उन्हें शिद्दत से याद आ रही है अपने वतन की मोहब्बत के हवाले से। ये तो हमने लफ्ज़ी तशरीह की, बाकायदा तशरीह की तरफ आए। तो इस अख्तर शरानी ने इस नज़म के पहले बंद में वतन की मोहब्बत से अपनी गहरी वाबस्तगी का इजहार किया है, अटैचमेंट का इजहार किया है। इस शेर में एक ऐसे शख्स के दिली जज्बात बयान किए जा रहे हैं जो वतन से दूर परदेश में है और परदेश में अपने वतन को याद कर रहा है, और देश से आने वाले किसी शख्स से वतन का अहवाल दरियाफ्त कर रहा है। इस बंद में परदेसी बहुत बेताबी से देश का हाल दरियाफ्त करते हुए पूछ रहा है कि देश में रहने वाले बताओ, देश में रहने वाले यार दोस्तों का क्या हाल है,
وہ کس حال میں ہے، ان کا حال چال پوچھنا ایسے ہی ہے کہ وہ گویا ان سے ملنے کے لیے بہت اداس ہے، ان کی دوری میں بہت اداس ہے۔ آوارہ غربت ایک ایسا انسان کی حالت کو ظاہر کرتا ہے جو بے وطن ہونے کے باوجود بھی وطن سے جڑا ہوا، یعنی وطن سے باہر ہے لیکن ذہنی وابستگی اس کے اپنے وطن کے ساتھ ہے، تو خود وطن سے باہر ہے۔ وطن میں گزری ہوئی خوبصورت یادیں اسے بے چین کیے چلے جا رہی ہیں۔ تو شاعر نے اس بند میں کنان وطن کا ذکر استعارے کے طور پہ بھی آیا، تلمیح کے طور پہ بھی آیا۔ میں آپ کو پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ کنان ایک فلسطین کی سرزمین جہاں سے ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکلنا پڑا اور مصر کے بازاروں میں در بدر پھرتے رہے، یعنی پردیسی ہو گئے، اپنے والد سے بچھڑ گئے، تو اس طرف اشارہ۔ ایسی شاعر کہتا ہے میں بھی اپنوں سے دور ہوں۔ یہ الگ بات ہے، یوسف علیہ السلام کو تو ان کو اس سے پہلے بھائیوں نے دھوکہ دیا، لیکن اگر آج کے دور کی بات کریں تو لوگ روزگار کے لیے، بہتر روزگار کے لیے وطن سے باہر مجبوراً جاتے ہیں۔ کوئی وطن نہیں چھوڑنا چاہتا، مجبوریاں ہوتی ہیں جو میں وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ باغ وطن سے مطلب یہ ہے کہ میرے دیش میں لہلہاتے کھیت، ان کو کہا گیا باغ وطن۔ پھر دوسرے وطن میں بتایا گیا ہے کہ اس کا وطن جنت کی مانند خوبصورت ہے۔ سروع وطن، سرو آپ کو بتایا ایک سیدھا خوبصورت درخت جو شمالی علاقہ جات میں پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا قد یعنی خاصا بڑا ہوتا ہے اور علاقے کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ ریحان آپ کو بتایا خوشبودار پودا ہے جو پاس سے بھی گزرے تو انسان خوشبو سے بہک جاتا ہے، تو اسے شاعر کو اپنے دیش کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ شاعر یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کے دیش کی ہریالی یعنی سبزہ کیا اب بھی اسی طرح قائم ہے؟ کیا اب بھی اسی طرح پھول کھلتے ہیں؟ کیا اب بھی وطن کی ہوائیں ویسے ہی معطر ہیں؟ تو اس شعر میں شاعر وطن میں آنے والے مسافروں سے وطن اور وہاں کے بارے میں بہت بےتابی سے سوال کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے، جس سے اس کی وطن سے محبت اور انسیت کا پتہ چلتا ہے۔ اس نظم میں شاعر نے وطن سے دوری کے درد کو انتہائی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ ہر شعر دیکھے وطن کی یاد میں ڈوبا ہوا ہے، وہ ہر ایک سے وطن کے حالات دریافت کر رہا ہے۔ یہ نظم غربت اور ہجرت کا المیہ بیان کرتی ہے اور اس میں وطن سے محبت کے جذبات کو انتہائی دردناک انداز میں پیش کیا گیا۔ ادبی صنعتوں کی بات کریں تو صنعت استعارہ استعمال ہوئی کنان وطن کے حوالے سے۔ استعارہ آپ کہتے ہیں نہیں بظاہر لفظ کچھ اور ہو لیکن ہم اس کو کسی اور معنی میں استعمال کریں تو کنان وطن یا استعارہ بھی ہے اور کنان وطن ایک تلمیح بھی ہے، یعنی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ بھی ہے۔ صنعت تشبیہ جب سروع وطن کہتے ہیں یعنی وہ اونچے درخت، ریحان وطن، وطن کی خوشبو، تو یہاں بطور تشبیہ استعمال ہوا وطن کے لیے۔ کنان وطن آپ کو بتایا تلمیح کے طور پر استعمال ہوا۔ فردوس وطن یعنی جنت کی طرح خوبصورت، تو تلمیح ہو گیا۔ صنعت تکرار بھی ہوئی ہے کہ اس میں بار بار لفظ دیس آ رہا ہے، دیس کا لفظ ریپیٹ ہو رہا ہے جس سے وطن کی یادوں کا پتہ چلتا ہے۔ صنعت استفہام بھی ہے، استفہام ہوتا ہے پوچھنا، دریافت کرنا، تو ایک پردیسی دریافت کر رہا ہے وطن کا احوال، کس سے؟ وطن سے آنے والوں سے۔ حوالے کے اشعار دیکھیے کہ جب انسان وطن سے دور ہوتا ہے تو وطن کی تڑپ کس طرح سے ہوتی ہے۔ اظہر ادیب صاحب کا شعر کہتے ہیں کل پردیس میں آئے گی دھیان میں رکھ، کل پردیس میں آئے گی دھیان میں رکھ، اپنی شہر کی مٹی بھی سامان میں رکھ۔ کہ تو وطن سے جا تو رہا ہے، تجھے وطن کی یاد آئے گی تو کچھ مٹی بھی ساتھ لیتا جا جس کی خوشبو کو تو سونگھ سکے کہ میرے وطن کی مٹی ہے۔ اور شعر دیکھیں، ہم تو ہیں پردیس میں، یہ جگجیت سنگھ نے غزل گائی ہے بڑی خوبصورت، راہی معصوم رضا کی۔ ہم تو ہیں پردیس میں، دیس میں نکلا ہوگا چاند، اپنی رات کی چھت پر کتنا تنہا ہوگا چاند۔ اب دیکھیں چاند ایک ہی ہے جو پوری دنیا میں نکلتا ہے، لیکن پردیسی کو لگتا ہے کہ نہیں میرے دیش کا چاند اور ہے۔
اور وہ تنہا ہوگا میرے بغیر، یعنی وطن کی یاد۔ انجم مانپوری کا شعر دیکھیں، وطن کے لوگ ستاتے تھے جب وطن میں تھے، وطن کے لوگ ستاتے تھے جب وطن میں تھے، وطن کی یاد ستاتی ہے جب وطن میں نہیں۔ ظاہر ہے جب انسان اپنے ملک میں ہوتا ہے تو لڑائی جھگڑے بھی چل رہے ہوتے ہیں، لیکن جب انسان وطن سے باہر ہوتا ہے تو وطن کی بڑی یاد آتی ہے۔ لال چند فلک کا شعر دیکھیں، کہتے ہیں دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نہ مر کے بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آئے گی۔ تو وطن سے محبت ایک بڑا فطری انسانی جذبہ ہے، ہر ایک کو ہوتی ہے، وطن میں رہتے بھی ہوئے ہوتی ہے، لیکن جب انسان اپنے وطن سے باہر ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے پھر وطن کی قدر زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ دوسرے بند کی طرف آئیں جی، شاعر پوچھ رہا ہے، جو پردیس ہے اور دیس میں آنے سے پوچھ رہا ہے، کیا اب بھی وہاں کے باغوں میں مستانہ ہوائیں آتی ہیں؟ کیا اب بھی وہاں کے پربت پر گنگور گٹائیں چھاتی ہیں؟ کیا اب بھی وہاں کی برکھائیں ویسے ہی دلوں کو بھاتی ہیں؟ او دیس سے آنے والے بتا۔ مستانہ کہتے ہیں مستی میں چلنا، سرور کی کیفیت میں، لہلہا کے چلنا، مسرور، خوشی، مسرت، مست انداز سے چلنا، اس کو مستانہ کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اب بھی ہوائیں ویسے ہی مست چلتی ہیں وطن میں، یعنی ظاہر ہوائیں تو چلتی ہیں وطن میں، لیکن وطن کی یاد اس طرح سے آ رہی ہے۔ پربت کہتے ہیں پہاڑوں کو، کہ اب بھی وہاں کے پربت پر گنگور گھٹائیں چاہتی ہیں، گنگور گھٹائیں سیاہ کالے بادل جو بارش برساتے ہیں۔ برکھا کہتے ہیں برسات کو، کہ اب بھی وہاں کی برکھائیں یعنی جو بارش برساتی ہیں ویسے ہی دلوں کو لبھاتی ہیں، دل کو لبھانا، دل کو اچھا لگنا۔ شاید جانتا ہے وطن میں اب بھی ہوائیں چلتی ہیں، وہاں اب بھی بارشیں ہوتی ہیں، اب بھی بادل آتے ہیں، وہ دراصل ریکال کر رہا ہے، اپنی میموریز کو ریفریش کر رہا ہے، وہ وطن کی یاد کو تازہ کر رہا ہے۔ بظاہر وہ پوچھ رہا ہے، وطن میں آنے والے سے پوچھ رہا ہے، لیکن اصل بات کیا ہے، وہ اپنی وطن کی یادوں کو تازہ کر رہا ہے۔ تو مفہوم اس بند کا کیا بنے گا؟ یہ بند ہے یعنی وطن کی فطری خوبصورتی اور موسموں کی یاد۔ اور میں بار بار ایک ہی بات کروں، وطن سے محبت سب کو ہوتی ہے، لیکن صحیح معنوں میں جب انسان وطن سے باہر ہوتا ہے نا، ہمیں وطن کی قدر تب ہوتی ہے۔ یقین کیجیے اپنے وطن میں رہتے ہوئے وطن کی قدر نہیں ہوتی، جب آپ وطن سے باہر ہوتے ہیں تو آپ کو وطن کی قدر ہے۔ میں آپ کو اپنا اگر ذاتی ایکسپیرینس بتاؤں، مجھے الحمدللہ دنیا کے بہت سے کنٹریز دیکھنے کا موقع ملا ہے، بڑے خوبصورت ملکوں میں گیا ہوں، لیکن یقین کیجیے جب انسان اپنے دیش میں واپس اترتا ہے نا، جی چاہتا ہے اور میں کرتا ہوں کہ اپنے وطن کی مٹی پر ایک سجدہ کیا جائے، کیونکہ یہ وطن کی محبت ایک بڑا فطری انسانی جذبہ ہے۔ تشریح دیکھیے دوسرے بند کی، نظم کے مشہور شاعر اختر شیرانی نے اس بند میں وطن کی محبت اور اس کی زمین سے گہری وابستگی کا اظہار کیا ہے۔ یہاں ایک ایسے شخص کے جذبات بیان کیے جا رہے ہیں جو وطن سے دور ہے، پردیس میں ہے، لیکن اپنے وطن کو یاد کر رہا ہے اور وطن سے آنے والے کا احوال دریافت کر رہا ہے۔ اچھا اسٹوڈنٹ ایک بات سمجھ لیں، نظم میں کیونکہ تمام شعروں میں ایک ربط ہوتا ہے، تو جو میں ایک شعر کی تشریح کرتا ہوں وہ کسی بھی شعر کی، اسے آپ ہر شعر میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ریفرنس کے شعر آپ کو میں نے پہلے بند میں بتائے ہیں وہ مخصوص پہلے بند کے نہیں ہیں، آپ اس کو نظم کے ہر بند میں استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر دہرا دوں، نظم میں جو ایک شعر کی تشریح ہوتی ہے وہ ہر نظم کے ہر شعر میں کام دے سکتی ہے کسی حد تک، اور جو آپ کو ایک شعر کے حوالے کے اشعار بتائے جاتے ہیں، میں ہر شعر کے لیے آپ کو 3 4 حوالے کے اشعار بتاتا ہوں۔ دیکھیے غزل میں تو ہر شعر کے ریفرنس کے شعر الگ الگ ہوں گے، لیکن نظم میں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ایک ہی موضوع چل رہا ہوتا ہے، تو میں نے جو ایک بند کی تشریح میں شعر لکھا اسے آپ ہر بند میں استعمال کر سکتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ نظم غزل میں فرق ہی یہی ہوتا ہے، نظم میں ایک ہی موضوع ہوتا ہے، ربط ہوتا ہے، لہٰذا ان کی تشریح بیٹا ملا کے کرتے ہیں۔ نظم کے آپ کو 2 شعر آئیں گے امتحان میں، آپ اس دونوں کو ملا کے کرنی ہوگی۔ ہاں غزل کا ہر شعر ایک دوسرے سے الگ ہوتا ہے، غزل کا ہر شعر ایک مکمل اکائی ہوتا ہے، تو غزل کے ہر شعر کی تشریح بھی ہم الگ الگ کریں گے، غزل کے ہر شعر کے حوالے کے اشعار بھی الگ الگ ہوں گے۔
لیکن नज़म में ऐसा नहीं होता, वही अशार आपको हर शेर की तशरीह में काम दे जाते हैं. ठीक है जी, चले वापस आते हैं शेर की तरफ. इस बंद में शायर अपने वतन के बागों को याद कर रहा है, पहाड़ों को याद कर रहा है, बारिशों को याद कर रहा है और बता रहा है कि क्या वहाँ की हवाएं अब भी वैसी खुशगवार है. पूछ रहा है, दरियाफ्त कर रहा है, क्या अब भी वहाँ वैसी घने बादल छाते हैं कि अब भी वहाँ बारिशें होती हैं. तो दरअसल वो ये सवाल क्यों कर रहा है, वो अपनी यादें ताज़ी कर रहा है वतन से मोहब्बत की. इस शेर में जब शायर परदेश में है और वतन के बागात की बात करता है, मस्तानों की तरह लहला कर चलने वाली हवाओं की बात करता है, तो वो वतन, इसका मतलब है उसको वतन बहुत याद आ रहा है. वो वतन की याद में बेताब है. वो अपने देश को याद कर रहा है, कोसारों को याद कर रहा है, घंघोर घटाओं को याद कर रहा है और बड़ी बेताबी से उसके बारे में पूछ भी रहा है. शायर इस शेर में जहां खूबसूरत मनाजर के बारे में सवाल कर रहा है, इससे उसकी वतन की याद भी जाहिर होती है और यह भी जाहिर होता है कि अपने वतन के लिए उदास है, उदासी का इजहार भी होता है. आप इस बंद में देखें, जिक्र आया है पहाड़ों का, बार बार घंघोर घटाओं का. तो बेटा आपको पता है कि पाकिस्तान का जो एरिया है आधे से ज्यादा पहाड़ों से ढका हुआ है. अब जो पंजाब में रहने वाले उनको बात बड़ी अजीब लगेगी, क्योंकि पंजाब में पहाड़ नहीं है, लाहौर में तो एक पहाड़ भी नहीं है, लाहौर में कोई समंदर नहीं, मेरा ताल्लुक लाहौर से है. लेकिन जब आप जाते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, शुमाली इलाका जात में, गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में, तो बहुत ज़्यादा पहाड़ है. बलूचिस्तान में तो पाकिस्तान के आधे से ज़्यादा रकबे पर पहाड़ हैं जिनको देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं. ठीक है जी. फिर जब सतह समंदर से पहाड़ बुलंद होते हैं तो वहाँ ठंड भी ज़्यादा होती है, वहाँ घंघोर घटाएं भी ज़्यादा होती हैं, वहाँ बारिशें भी ज़्यादा होती हैं. यही वजह है कि शुमाली इलाका जात में निस्बतन बारिशें ज़्यादा आती हैं, मौसम खुशगवार रहता है, ठंडा रहता है और उन्हीं खूबसूरत मनाजिर को शायर इस बंद में याद कर रहा है. ये जो सवालात किए जा रहे हैं मज़ाहिर, दरअसल शायर की वतन के साथ जुड़त है, जुड़त, अटैचमेंट. ठीक है जी. वो यहाँ की फिजाओं को, पहाड़ों को, बरसातों को याद कर रहा है, जो उसकी एक याददाश्त का, मेमोरीज का खूबसूरत हिस्सा है. घंघोर घटाओं की जब बात करता है तो एक जानदार, जाज़्ब नज़र, जज्बाती माहौल, यानी आपकी आंखों में खिंच जाता है मंजर जो कहना चाह रहे हैं. वो जब बारिशों की बात करते हैं तो बारिश नाम है पाकीज़गी की, बारिश नाम है मासूमियत की, बारिश का पानी पाक होता है, तो एक पाकी का इजहार भी इसके अंदर आता है. और आप देखें जब बारिश होती है तो इंसान की तबीयत में भी एक खुशगवार तब्दीली आ जाती है, जो थकावटें दूर हो जाती हैं, इंसान फ्रेश हो जाता है, उस तरफ भी इशारा. इस नज़म में शायर ने वतन से दूरी के दर्द को इंतहाई मौसर अंदाज से बयान किया है. नज़म का हर शेर वतन की याद में डूबा हुआ है. वो अपने वतन के हालात दरियाफ्त कर रहा है. ये नज़म गुर्बत और हिजरत के अलमिये को उजागर करती है और वतन से जो मोहब्बत के जज्बात हैं उन्हें बहुत ही दर्दनाक अंदाज में पेश करती है. अदबी सनतों की बात करें, सनत वो तरीका जिससे शायर अपने कलाम को खूबसूरत बनाता है, बामानी बनाता है. सनद तशबीह का इस्तेमाल हुआ है. मस्ताना हवाएं, घंघोर घटाएं बतौर तशबीह इस्तेमाल हुई हैं. घंघोर घटाएं यानी स्याह बादल, तो इसको इस्तारा भी कह सकते हैं, इस्तारा भी है. देश की बार बार तकरार हो रही है तो इसमें सनद तकरार भी है. सनद इस्तेफाम का इस्तेमाल भी है कि देश में आने वालों से देश का हाल पूछा जा रहा है. हवाले के इशार देखें तो मैं नासिर काज़मी का शेर लिखा मैंने, कहते उसकी खुशबू दिखाती है क्या क्या समय, समय यानी वक्त, हाल, मंजर, हालात. उसकी खुशबू दिखाती है क्या क्या समय, दश्ते गुर्बत में याद वतन फूल है. जब वतन से बाहर होते हैं तो आपको वतन की याद बड़ा सताती है. और शेर सुने, जब भी परदेश में याद आता है घर का नक्शा, जब भी परदेश में याद आता है घर का नक्शा, मैं तस्वुर में दरोबाम पहन लेता हूं. दरोबाम दीवारें ओढ़ लेता हूं, तस्वर करता हूं मैं अपने वतन में. अहमद नदीम कासमी साहब के शेर, खूबसूरत दुआया शेर वतन के लिए. जब इंसान वतन से मोहब्बत करता है तो उसकी खुशहाली के लिए दुआ गो भी होता है. बहुत खूबसूरत शेर. खुदा करे
खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशाए जवाल ना हो। और एक और शेर उनका, कहते हैं बेजार हैं जो जज्बाए हुब्बुल वतनी से, जिनके दिल में वतन की मोहब्बत नहीं है। बेजार हैं जो जज्बाए हुब्बुल वतनी से, वो लोग किसी से भी मोहब्बत नहीं करते। यानी जिसको अपने वतन से मोहब्बत नहीं है ना, इसका मतलब उसके दिल में मोहब्बत है ही नहीं, वो फिर किसी इंसान से मोहब्बत भी नहीं कर सकता। यानी ये इंसानी फितरत का तकाजा है, इंसानी फितरत का खासा है कि वतन से मोहब्बत करता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमने शायर का तारुफ देखा, नज़म का तारुफ देखा और पहले 2 अशार देखे। इसमें टोटल 5 बंद हैं, पहले 2 बंद हमने कर लिए, आखिरी 3 बंद हम अगली वीडियो में करेंगे, दूसरी वीडियो में नज़म को मुकम्मल करेंगे। तो अब आपसे मुलाकात होती है दूसरी वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।